आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। कोलंबिया से लेकर इंडोनेशिया तक धरती क्यों हिल रही है? जमीन के नीचे ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक भयानक जलजले आ रहे हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? क्या कुदरत किसी बड़े खतरे का सिग्नल दे रही है? क्या दुनिया पर कोई बड़ी आफत मंडरा रही है? इंडोनेशिया से लेकर कोलंबिया तक भूकंप ने कैसे तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडोनेशिया में भूकंप की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। करीब 5000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप के बाद 300 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। इससे लोगों में डर बना हुआ है और कई लोग घरों के अंदर जाने से बच रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा डेडली भूकंप है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। इससे पहले कोलंबिया में भी 7.4 तीव्रता के अर्थक्वेक ने भयानक तबाही मचाई थी। कोलंबिया में अभी भी मलबे के नीचे दबी जिंदगियों की तलाश की जा रही है, तो उधर इंडोनेशिया में अभी भी भूकंप का खतरा बना हुआ है। पहले कोलंबिया में धरती हिली, अब इंडोनेशिया में तबाही मची। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जलजला आया। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने हाहाकार मचाया। एक हफ्ते के अंदर धरती के 2 हिस्से बुरी तरह क्यों हुए? कोलंबिया से लेकर इंडोनेशिया तक 7 के ऊपर की तीव्रता वाले जलजले का क्या मतलब है? क्या दुनिया पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है? इंडोनेशिया से आई ये तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं। जलजले से ये धरती डोल रही है। आसपास लगे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये इंडोनेशिया के मोमेरे का मंजर है। 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से पूरा इलाका थर्रा उठा। धरती इतनी जोर से हिली कि कई इलाकों में घर और दूसरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गई। सड़कें बंद हो गई और बड़ी तादाद में लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। इंडोनेशिया में एक के बाद एक 3 शक्तिशाली जलजले आए। पहला झटका 15 अगस्त 2026 की सुबह 5:58 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.7 थी। इसके बाद शाम को 6.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। रात को 6.0 तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया। 7.7 तीव्रता वाला जलजला कितना भयानक था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये इंडोनेशिया के टेरनेट शहर की एक इमारत है जो जमीन के नीचे हो रही हरकत से कांप रही है। इंडोनेशिया में आए भूकंप का एपिसेंटर समुद्र में फ्लोरेस आइलैंड के पास था और इसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी।
कम गहराई पर आया ये भूकंप इसलिए भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ क्योंकि इससे जमीन पर झटके बेहद तेज महसूस किए गए। भूकंप के फौरन बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी। लोगों से समुद्र के किनारे से दूर जाने को कहा और ऊंची जगहों पर पहुंचने को कहा गया। इससे भी काफी पैनिक फैल गया। ये एम्बे बंदरगाह का मंजर है। जहाज पर चढ़ते समय आफ्टर शॉक से ब्रिज टूट कर गिर पड़ा। जिस वक्त ब्रिज गिरा उस समय उस पर कई लोग भी सवार थे। इस जलजले का सबसे ज्यादा असर नागेक्यो, सिक्का, मंगराई और ईस्ट मंगराई समेत ईस्ट नुसा तेंगारा के कई इलाकों में हुआ है। मेमोरी शहर और उसके आसपास भी बड़ी तबाही मची है। बड़े पैमाने पर मलबे में लोगों के फंसे होने की खबरें हैं। नागेक्यो इलाके में हालात और भी मुश्किल है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई और कई गांवों तक राहत टीमों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस भूकंप में कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा घायल हैं। 1300 से ज्यादा घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। कई स्कूल, अस्पताल और दूसरी सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से आम लोग बेहाल हैं। इंडोनेशिया में इस समय हर तरफ तबाही का मंजर है। बिल्डिंग के नीचे कितने लोग दबे हैं अभी इसका कोई हिसाब नहीं है। रेस्क्यू टीमें मलबों में दबी जिंदगी की तलाश कर रही है और इस बीच लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स लोगों को डरा रहे हैं। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद अब तक 340 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ताकतवर आफ्टर शॉक की तीव्रता करीब 6.2 रही है। इन झटकों की वजह से पहले से कमजोर इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है और रेस्क्यू टीमों के लिए मलबे में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। इंडोनेशिया में अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं तो वहां से 18,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में अभी भी मलबे के नीचे से लाशें निकल रही हैं। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कोलंबिया में भूकंप से अब तक 295 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 3,935 लोग घायल हैं और 320 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यानी मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि कई जगहों पर राहत और बचाव का काम जारी है और मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे धरती जोरदार तरीके से हिली थी। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप का एपिसेंटर राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर सैन होसे डेल पाल्मार चोको इलाके के पास था। भूकंप करीब 100 से 110 किलोमीटर की गहराई में आया था। जलजला इतना तेज था कि वेस्ट कोलंबिया में कई इलाकों में इमारतें हिलने लगी और कई जगहों पर मकान और दूसरी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। काली और पेरेरा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पेरेरा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इमारतें गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। इसके अलावा मानीजालोस, किब्दो और बुएना वेंतुरा समेत पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों में भी भारी तबाही मची।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप से करीब 1,15,000 लोग प्रभावित हुए। 15 राज्यों में 448 शहरों और नगर पालिकाओं में नुकसान की जानकारी सामने आई है। करीब 14,500 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 81,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 66 इमारतें पूरी तरह गिर गई। कोलंबिया में आए भूकंप के एक हफ्ते बाद भी हर तरफ तबाही का मंजर है। जगह जगह बिल्डिंग के मलबे नजर आ रहे हैं। भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की है। रेस्क्यू टीमें अभी भी दिन रात काम कर रही है। भारी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड से मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू टीम के सदस्य हाथ से भी मलबा हटाकर देख रहे हैं कि कहीं कोई दबा तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबे में जिंदा लोगों के मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। फिर भी रेस्क्यू टीमें लगातार तलाश कर रही है। सबसे बड़ी परेशानी आफ्टर शॉक की है। कोलंबिया में मेन भूकंप के बाद से अब तक कई आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। 7.4 तीव्रता वाले जलजले से जो इमारतें कमजोर हुई हैं, उनके गिरने का खतरा अब भी बना हुआ है। और अब बात करेंगे सैलाब के आफत काल की। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने आफत मुसीबत खड़ी कर दी है। आधे हिंदुस्तान में मानसून इस कदर रौद्र रूप दिखा रहा है कि नदियां फुल उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और लाखों लोग पानी के इस पहरे में कैद होने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम के विकराल तांडव की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बादलों की मार, तबाही बेहिसाब। जुलाई से जारी जल तबाही अगस्त में भी कहर बरपा रही है। सिक्किम में लैंडस्लाइड से हाहाकार। राजस्थान के धौलपुर में फंसी जान। ओडिशा के मयूरभंज में अटकी सांस। अरुणाचल की दिबांग घाटी में भारी तबाही। एमपी के सीहोर में सड़क पर दरिया। अगस्त महीने के 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन सैलाबी अटैक से देश के कई राज्यों में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। 12 राज्यों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के प्रहार से तबाही मची है। सिक्किम से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीण इलाकों के 40 से ज्यादा घर इस वक्त डेंजर जोन में हैं। असम, अरुणाचल में भी बाढ़ का विकराल तांडव जारी है। कुदरत के कहर और तबाही की खौफनाक तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट से सामने आ रही है। वेस्ट सिक्किम के रिम्बी और सिंगलिटम इलाकों में भारी भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते भारी भरकम पहाड़ टूट कर गिरने लगा। बड़े बड़े पेड़ और चट्टान एक साथ नीचे की तरफ भरभरा कर गिरने लगी। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा गिरने से हालात बिगड़ गए। लोगों में दहशत फैल गई। गांव के 35 से 40 घर और मकान डेंजर जोन में आ गए। जिसके बाद सभी घरों को प्रशासन ने खाली करवा दिया है। भूस्खलन के कारण 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।
एहतियातन पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। किसी को भी भूस्खलन वाले जोन की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन आसपास के इलाकों में भी लोगों को सावधान कर रहा है। राजस्थान में भी बारिश और बाढ़ का भीषण प्रहार जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते धौलपुर में नदियां उफान पर है। धौलपुर से सैलाबी अटैक की डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां फेमस दमोह झरना से सैलाब के अटैक में लोग फंस गए। झरने को देखने के लिए करीब 100 लोग पहुंचे थे। तभी फ्लैश फ्लड की तरह अचानक पानी भर गया। चारों तरफ दरिया बहने लगा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 लोग उफनते सैलाब के बीच फंस गए। पानी ज्यादा भरने के चलते दोनों बीचों बीच काफी देर तक फंसे रहे, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम के साथ लोगों ने राहत बचाव शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। ओडिशा के मयूरभंज में पानी से लबालब भरे पुल को पार करने की कोशिश एक पिकअप ड्राइवर को भारी पड़ गई। पिकअप ड्राइवर ने पानी के बीच से पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण पिकअप संतुलन खो बैठी और बहते हुए पुल से नीचे जा गिरी। देखते ही देखते पिकअप पानी में पूरी तरह से समा गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर और हेल्पर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ओडिशा के करीब 10 जिलों में इस वक्त हालात खराब हैं। जाजपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ 9 गांव डूबे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। घर मकान डूब चुके हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ओडिशा के बालासोर में भी सैलाब से हालात खराब है। घर मकान मंदिर सड़कें सब डूब चुकी हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुसने से जनजीवन ठप हो गया है। ऊपर झारखंड में बारिश हो रहा है, तो वहां से भी पानी आने का बहुत ज्यादा संभावना रहेगा। सारे सीनियर ऑफिशियल्स को स्पॉट पे डिप्लॉय किया गया है। ओड्राफ फायर बोट्स को भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है और हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि सबको सभी लोग जो पानी के अंदर है उनको जैसे ही किसी तरह उनके पास फूड पहुंचे, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे। मेडिकल टीम को भी अलर्ट पे रखा गया है। ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 41,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है, जबकि 429 गांव प्रभावित हैं। प्रभावित लोगों के लिए 127 से अधिक राहत केंद्र खोले गए हैं। बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और भद्रक जिलों में 79 बचाव दल तैनात किए गए। इनमें ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 39, एनडीआरएफ की 7 और अग्निशमन सेवा की 33 टीमें शामिल हैं। ओडिशा की तरह अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई। दिबांग घाटी जिले में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण सेना के 2 अस्थायी शेल्टर बह गए। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। कई लापता बताए जा रहे हैं। अंजौ में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का मलबा अचानक सड़क पर काम कर रहे मजदूरों और लोगों के ऊपर आ गिरा, जिससे कई लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। मलबे को हटाने और फंसे हुए अन्य लोगों की तलाश का काम तेजी से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी है। सैलाबी अटैक का ये मंजर एमपी के सीहोर का है, जहां भारी बारिश और सैलाब के चलते सड़क पर दरिया बहने लगा। पूरा इलाका जलप्रपात में तब्दील हो गया। पानी भरने से पूरा इलाका टापू जैसा नजर आने लगा। लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए।
एमपी में जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली के साथ साथ रायसेन और नर्मदापुरम में भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों में 4 इंच या इससे ज्यादा पानी गिर सकता है। लो प्रेशर एरिया और मॉनसून टर्फ की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है। इस वजह से जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिन हैवी रेन की वार्निंग जारी की गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 544.4 मिलीमीटर यानी 21.4 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि ये अब तक की सामान्य बारिश 24.4 इंच की तुलना में 3 इंच कम है। एमपी की तरह ही यूपी में भी बादलों ने तांडव मचा रखा है। यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। लखनऊ में 3 घंटे हुई बारिश के बाद सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। कई इलाकों की गलियां तालाब में तब्दील हो गई। लगातार बारिश के चलते शहरी इलाका डूब जोन बन गया। कई इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। जलभराव में कई बाइकें बंद हो गई। लबालब सैलाब के बीच से कार बाइक लेकर लोग आवाजाही को मजबूर दिखे। सड़क और गलियां तालाब बन गई। पानी घरों और दुकानों में घुस गया। कारें आधी डूबी नजर आईं। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां उफान पर हैं और अब घाट के आसपास के इलाके डूब चुके हैं। निचले इलाकों पर असर दिखने लगा है। बाढ़ की स्थिति के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को नदी किनारे जाने से रोका जा रहा है। आज पानी का बहाव, पानी का वेग बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके पहले जब मैं आया था तो यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी। सिवाय टेंट के अलावा, सिवाय लोगों के अलावा, जनमानस के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। आज यहाँ सन्नाटा भी है, लेकिन पानी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, पानी बहुत तेजी से बढ़ा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो घाट के जो लोग रहते थे वो पीछे जाने पर मजबूर हो रहे हैं। उनको सामान अपना हटाना पड़ रहा है और उनको दिक्कतों का सामना हो रहा है। यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। इससे यूपी एमपी को जोड़ने वाला पुल डूब चुका है। आज यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 25 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सीएम योगी ने भी अफसरों को फील्ड पर उतरकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। यूपी से सटे हरियाणा में भी बारिश जब बरसती है तो परेशानी बढ़ा देती है। हरियाणा के अंबाला में भी कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ आया। पानी भरने के चलते आवाजाही में दिक्कतें देखी गई। अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश भिवानी में 46.5 मिलीमीटर, करनाल में 27.5 मिलीमीटर, अंबाला में 26.7 मिलीमीटर और कैथल में 21 मिलीमीटर दर्ज की गई है। ये झारखंड के बोकारो की तस्वीरें हैं, जहां लगातार बारिश के चलते डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। तेनूघाट डैम में भारी बारिश के चलते पानी ओवरफ्लो होने लगा है, जिसके चलते सभी गेट खोलने पड़े। ऐसे में अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मैदानी इलाकों के बाद अब आपको पहाड़ की तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके में फ्लैश फ्लड जैसा मंजर देखने को मिला। भद्रवाह इलाके में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो गया। रास्तों पर कई गाड़ियां फंस गई। सड़क पर सैलाब के चलते हड़कंप मच गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। उधर पहलगाम में एक बार फिर अवूरा नाला के पास भीषण सैलाब आ गया। फ्लैश फ्लड के बाद पानी की तेज धार की वजह से सड़क बह गई। ये वही सड़क है जो कुछ दिनों पहले बादल फटने के बाद बही थी। सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन फ्लैश फ्लड की वजह से सड़क का हिस्सा बह गया। उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का अनुमान है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4-5 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने का अलर्ट है। 5 से 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में अब तक सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर में दर्ज की गई है। इस साल 1300 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सालाना औसत से 141% ज्यादा है। असम में थोड़ी राहत की खबर है। असम में बाढ़ के प्रकोप में कमी दर्ज की गई है। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 62,000 हो गई है और बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 5 रह गई है। असम में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 104 है। राहत की बात यह है क्योंकि पिछले 24 घंटों में किसी की मौत की सूचना नहीं आई। असम में विस्थापित हुए लोगों के लिए प्रभावित इलाकों में राहत कैंप अभी भी लगाए जा रहे हैं और सामग्री बांटने के सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में हालात कंट्रोल में आ जाएं। झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है। 22 दिनों तक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के बाद अब छात्रों ने अपना रुख बदल लिया है। छात्रों की हालत बिगड़ रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांग मानने को तैयार नहीं। आखिर हेमंत सोरेन छात्रों की क्यों नहीं सुन रहे? क्या सोरेन को किसी अनहोनी का इंतजार है? लेकिन छात्रों ने झुकने के बजाय अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। छात्रों का कहना है कि वो अब गांधी जी के नहीं बल्कि भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज झारखंड के सभी जिलों में सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतला दहन होगा। छात्रों ने पहली बार हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। साथ ही उन्होंने सोरेन को अल्टीमेटम भी दिया है। छात्रों का यह कहना है कि अगर हेमंत सोरेन 18 अगस्त तक हमारी मांगे नहीं मानते तो 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव होगा और ये घेराव मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार उनके धैर्य की परीक्षा ना ले। छात्र अब गांधी जी का रास्ता छोड़कर भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे। आप लोगों ने एक ऐलान किया, अब आगे की रणनीति क्या? 15 अगस्त को आप लोगों ने नंगे पैर तिरंगा मार्च निकाला, आगे छात्र क्या करने जा रहा है? बिल्कुल, आज जो सो हम लोग का पुतला दहन है और ये पुतला दहन झारखंड के 2400 जिला में होगा, 2400 जिला मुख्यालय में होगा। हम लोग रांची में भी अल्बर्ट टेक्का चौक पर करने जा रहे हैं और ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग छात्र हैं और हम लोग की सब्र की परीक्षा ना लें। हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अब तक आंदोलन को किए थे, लेकिन अब सरकार चाह रही कि हम लोग शिबू सोरेन को वो उलगुलान जो झारखंड नवनिर्माण को लेकर के किए थे उस रास्ते पे चले, तो शिबू भगत सिंह के रास्ते पे चले। तो हम लोग भगत सिंह को भी पढ़े हैं, हम लोग शिबू सोरेन जी को भी पढ़े हैं और हम लोग महात्मा गांधी जी को भी पढ़े हैं। अब जो छात्र का सब्र का बांध टूट रहा है, छात्र अब भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। आज का पुतला दहन आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी का इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री है और राहुल गांधी जी से जब हम लोग का वार्ता हुआ ऑडियो कॉल के माध्यम से, तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं। हम लोग को अच्छा भी लगा, आप छात्रों के मुद्दों के साथ है, आपकी मांगों को हम मनवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का मंत्री का अनर्गल बयान आ रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ है, दूसरे तरफ आपके मंत्री को अपने बातों पर कंट्रोल नहीं है, छात्रों को अपमान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कांग्रेस हो या जेएमएम हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं। हम तमाम छात्र अब यही ठाने हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जितनी मजबूती के साथ हम जेएमएम का विरोध कर रहे हैं उतनी मजबूती के साथ हम कांग्रेस की विरोध करेंगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम झारखंड सरकार का भी विरोध करेंगे। आंदोलन का आज 23वां दिन है तो कई छात्र 13 दिन से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे हैं। सरकार की बेरुखी से अनशन कर रहे छात्रों में नाराजगी के साथ साथ निराशा भी है। अनशन पर बैठे एक छात्र प्रेम नायक का आज दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, लेकिन ना तो प्रेम नायक अपना अनशन खत्म करने को तैयार है और ना ही सविता कुमारी। सविता कुमारी का कहना है कि वो बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हार नहीं मानेंगे। आखिरकार छात्रों को गांधीगिरी से भगत सिंह की राह पर चलने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? आज 23वां दिन है आंदोलन का। छात्र लगातार सीधी बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार उनसे बात करे, इनकी मांगों को माने। जो एग्जाम ये रद्द करवाना चाहते हैं जिसमें धांधली के आरोप हैं, चाहे वो जेएसएससी एग्जाम हो सीजीएल का, चाहे टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हो, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है, उनको रद्द कराएं। इसी को लेकर ये लोग 23 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। आप तस्वीरें देख लेंगे, अभी भी छात्र झारखंड के अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शाम को और भी ज्यादा जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं।
आज पुतला दहन का इन लोगों ने एक प्लान किया है कि राहुल गांधी को इन लोगों ने धोखा दिया। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात करने का वादा किया था, फोन पर बातचीत की थी, लेकिन कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। 18 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि या तो सरकार बात मान ले, वरना 20 तारीख को अब ये लोग विधानसभा में जितनी भीड़ थी उससे दोगुनी भीड़ जो है वो सीएम आवास का घेराव करेगी, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांग नहीं माना जाएगा। सविता कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपकी रुपेश से भी बात कराई। रुपेश और सविता कुमारी का 13वां दिन है जो भूख हड़ताल पर हैं। इनके दो साथी राहुल की पहले तबीयत बिगड़ गई थी, फिर अबीबा की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के वो छात्र हैं जो शुरुआत से आंदोलन कर रहे हैं और साथ में भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। सविता से एक बार बात कर लेते हैं। सविता, 13वां दिन है आज आपकी भूख हड़ताल का। कल व्हील चेयर पे आपने और रुपेश ने तिरंगा मार्च में भी हिस्सा लिया। सबसे पहले कैसी अभी तबीयत है? मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, शरीर जवाब देने लग गया है। अच्छा, तो अभी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है आपको? नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगी। क्या है कि हमारा लड़ाई लंबी है और इतना जल्दी हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में संघर्ष कर चुके हैं और प्लस हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज है, फूलो झानो के वंशज है, तो इतनी जल्दी हम लोग हार कैसे मान लेंगे। हम लोग इस बार भगत सिंह जैसे, बाई लक्ष्मीबाई जैसे आंदोलन करेंगे और 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने का भी काम करेंगे। आज शाम को हम लोग मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का भी कार्यक्रम रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत हो चुका, हम लोग शांतिपूर्ण धरना बहुत दे चुके, बहुत गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ चुके, लेकिन ये सरकार अंधा बहिरा है, हमारी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग उसको उग्र तरीके से उसको जवाब देने का काम करेंगे। सविता अनशन पर बैठी हैं। उसका हौसला बनाए रखने के लिए सविता के परिवार वाले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं। सविता के चाचा देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, लेकिन उनका गला भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं। चाचा जी वो है। चाचा हैं इनके। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुनील हुआ। आपकी भतीजी 13 दिन से भूख हड़ताल पर है, इनके बाकी के साथी भी भूख हड़ताल पर हैं। क्या लग रहा है आपको? ऐसे तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। अस्पताल में भी नहीं कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी जब तक सरकार बातें नहीं मानेगी। देखिए, जो प्योर झारखंडी है ना, वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। वही हाल हमारी बिटिया का है। ये इन्होंने अपनी बातें में बोला कि फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, हम झुकने वाले नहीं हैं। बस तकलीफ इस बात की होती है, हमारा पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके सारे गार्जियन, जो भी बच्चे के गार्जियन है, सबको आह्वान करना चाहेंगे कि वो आप आएँ और आने के बाद बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि आज ये बिटिया बैठी है, कल आपके बच्चे भी कहीं ऐसे बैठने वाली स्थिति ना हो जाए। बच्ची से बातचीत करते हुए उन्होंने एक ही चीज़ बताया जो मुझे गाना याद आया था, कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे वतन हवाले वतन साथियों। उसमें एक लाइन है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर रोज मरने की रुत ये आती नहीं। तो ये बच्चे अपनी जान देने को तैयार है, हंसते हंसते जान देने को तैयार, लेकिन गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही है। अगर हमारे बच्ची को कुछ होगा तो समझिए क्या हो सकता है। तो सारे गार्जियन, अभिभावक से अनुरोध है, ये बच्चों का आंदोलन के साथ साथ आपका भी आंदोलन है, आप आइए। गवर्नमेंट से हम इतना बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। 2025 में हमारी बिटिया है, मैट्रिक का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। हमारे घर में 2 टॉपर हैं। एक टॉपर अभी विप्रो में नौकरी कर रही है, एक टॉपर एनआईटी जमशेदपुर में सीएस लेके पढ़ रही है। 2024 की साइंस टॉपर स्नेहा की मैं पापा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब इसका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा ये एग्ज़ाम लिखी, उसके बाद इसके क्या हाल था जब ये टॉप नहीं की। तो समझिए कि क्या कर रही है गवर्नमेंट। अगर आपने एग्ज़ाम कैंसिल किया तो फाइनली आप उसको कार्रवाई क्या की वो दिखना चाहिए। साथ ही साथ एक लाइन और जोड़ेंगे हम। लोग यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के सरकार से, पहली जेपीएससी की जो जांच हुई थी, सीबीआई जांच,
आज उसकी सारी पेपर आपके पास है, आप उसको निकालो, सार्वजनिक करो, सारे को बताओ, और जो भी दोषी हो, कोई भी पार्टी का हो, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों आंदोलन को बोलते हो कि बीजेपी का आंदोलन है, तो कांग्रेस का आंदोलन है, तो जेएमएम का आंदोलन है? सविता कुमारी की तरह प्रेम नायक भी पिछले 13 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रेम नायक ने आज हेमंत सरकार से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में जान ज्यादा नहीं बची है। क्या जब हम मर जाएंगे तब सरकार हमारी आवाज सुनेगी? प्रेम नायक ने कहा कि हम भी सरकार के बच्चे हैं, सरकार हमारी मांग सुने, उस पर विचार करे। झारखंड के रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में आज स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का, आंदोलन का 23वां दिन है। 13 दिन से 12 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जयपाल मुंडा स्टेडियम की तस्वीरें हैं, और ये जो मंच है, देवेंद्र नाथ महतो जो कि शुरुआत से स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब जैसा कि आप सामने देखेंगे सोनम वांगचुक की तरह उनको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर मांग सभी स्टूडेंट्स की एक ही है कि न्याय दो, कम नंबर वालों को नौकरी दी जा रही है, अधिक नंबर वाले पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हैं। टीजीटी 2016 अभ्यर्थियों को हमें तारीख नहीं, नियुक्ति चाहिए। टीडीपीएल ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उनको रद्द किया जाए। साथ ही सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं, सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में भर्ती कराया गया था 10 अगस्त के बाद। विधानसभा का जब घेराव हुआ उसके बाद कल यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो आना चाहते थे। देवेंद्र नाथ महतो का यह आरोप है कि उनसे सारी बातचीत हो गई थी, लेकिन उनको अस्पताल से नहीं निकलने दिया और वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। हमारे साथ प्रेम नायर जी मौजूद हैं, उनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो दो शख्स आप देख रहे हैं, छात्र नेता हैं, छात्र रहे हैं। 13 दिन से ये भूख हड़ताल पर हैं, ये 12 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, और इनका सीधा कहना है कि ये लोग यहां से नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे छात्रों की नहीं मानी जाती। प्रेम नायर जी, कितने दिन हो गए आप लोग इस कंडीशन में हैं भूख हड़ताल पर? मेरा नाम प्रेम नायक है। भूख हड़ताल का 13वां दिन है और स्थिति बिगड़ते जा रही है, लेकिन जानबूझ करके मेडिकल को नहीं बताते, क्योंकि मेडिकल टीम क्या करता है कि यहाँ से ले जाता है सदर, और सदर से वापस नहीं आने देता है। एक तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ से जितने भी भूख हड़ताली हैं सब हट जाए। तो आज से हमारे 5 लोग कुछ बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल को हम लोग मजबूत करेंगे, और साथ ही साथ जो है सरकार से हम एक मांग करते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, जब मर जाएंगे तब आप सुनेंगे, हमारी जान अब कुछ नहीं बची है, थोड़ा रहम कीजिए, हमारे बारे में सोचिए, हम आप ही के बच्चे हैं। आपकी कंडीशन में देख रहा हूँ काफ़ी डाउन हुई है शुरुआत के दिनों से। आपको लग रहा है कि अपने बॉडी में क्या क्या आपको महसूस हो रहा है चेंजेस? 9 kg वज़न कम हो गया, और साथ ही साथ घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, तो घर वाले लोगों को संतावना देना पड़ता है। मेरी शादी भी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं उनको समझाया कि मेरी लड़ाई आप हमारे बच्चों की, झारखंड का भविष्य की है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बताइए ना, 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख, 70 लाख लेकर के जो अफसर बनेगा, क्या वो रिश्वत नहीं लेगा? तो रिश्वत का जड़ को ख़त्म करने की हमारी लड़ाई है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई है। पूरे देश से समर्थन और प्यार मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं, जयपाल मुंडा स्टेडियम में आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए। रांची में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इधर किसानों का भी जंतर मंतर शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के जंतर मंतर के लिए कूच कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान अलग अलग जत्थे और ग्रुप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है कि खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने कई किसानों को डिटेन कर दिया है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया है। खनौरी बॉर्डर पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस ने कंक्रीट के बैरिकेड के साथ कटीले तार लगाए। हालांकि किसान कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर वो पहुंचकर रहेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा करके 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। किसान जंतर मंतर पर महापंचायत भी करना चाहते हैं। किसान संगठन ने आज दिल्ली मार्च का आह्वान किया था और ये हरियाणा से दिल्ली तक पैदल जाना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर, वहीं पे इनको रोका गया। इससे पहले सुबह भी 2-3 बार कोशिश हुई। अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग अलग अलग जत्थे में और अलग अलग रूट में आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन
पहले से ही मुस्तैद थी। हर जत्था, हर ग्रुप को डिटेन किया जा रहा। इसमें देख सकते हैं बमुश्किल 15 से 20 किसान हैं जो दाता सिंह वाला गांव है उसके गुरुद्वारे से ये लोग सब एक साथ निकले। और इससे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि लीडर हैं इस ग्रुप के, जिन्होंने कॉल दिया था, उनको पहले ही डिटेन कर लिया गया था। तो पुलिस प्रशासन की कोशिश ये है कि मार्च में जो किसान शामिल होने के लिए चाहे देश के किसी दूसरे राज्य से आए हों या हरियाणा पंजाब के हों, उनको डिटेन किया जाएगा, उनको मार्च नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल किसान संगठनों के द्वारा बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये प्लान बनाया गया था कि खनौरी बॉर्डर पे ये लोग करें। ये बताएं कि क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे थे, क्यों? देखिए, आज हमारा ऐलान था, दाता सिंह वाला गांव से जंतर मंतर की यात्रा पे निकले थे किसान, अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए निकले थे, लेकिन पैदल जाने से भी सरकार रोक रही है। पैदल नहीं जाने से, पैदल जाने से भी रोक रही है सरकार, ये कहना है जो प्रदर्शनकारी है। दरअसल कोशिश ये थी 2-3 ग्रुप्स का कि अलग अलग ग्रुप्स में अगर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो कारवां जुड़ता जाएगा। अलग अलग किसान संगठन के लोग अलग अलग गांव में अलग अलग जगहों पे जुड़ जाएंगे और काफिला बन जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी पहले से थी। जैसे ही एक छोटा सा जत्था निकलता है उसको डिटेन कर लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि उनके पास परमिशन नहीं है। जो गांव से गुरुद्वारे से 20-25 लोग निकले थे उनको डिटेन कर लिया गया है। दूसरी तरफ किसानों की ये स्ट्रैटेजी थी कि पहले दाता सिंह वाला गांव से खनौरी बॉर्डर के उस जगह पे जाएंगे जहां शुभकरण की मौत हो गई थी गोली लगने के बाद, वहां से मिट्टी उठाएंगे और फिर उसके बाद वो राजधानी दिल्ली की तरफ मूव करेंगे, जिससे ये आंदोलन कंटिन्यूटी में हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि खनौरी बॉर्डर पे जो पहले आंदोलन चल रहा था वही आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसलिए ये प्लानिंग बनाई गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस बात का इल्म था पहले से ही। न सिर्फ पंजाब के किसानों को रोकने के लिए खनौरी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया, बल्कि हरियाणा के क्षेत्र में जहां कहीं भी जिस किसी भी गांव से लोग निकल के, किसान निकल के मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस हाईवे पे भी डिटेन कर लिया जा रहा है।